हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के लिए जीएस पेपर प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आप लोगों के बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं। जो जिन लोगों ने पहले टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो चैनल पर जाकर बिहार सिविल जज या मॉडल टेस्ट, वहाँ पर प्लेलिस्ट है मॉडल टेस्ट, उसमें जाकर सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं इसी चैनल पर जाकर। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो इसमें है फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किसने पहले खोज की थी मैं आप लोगों को बता दूं, इतने आप ऑप्शन बताइएगा। इसमें भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की जो खोज है वो की थी वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा था कौन था? पुर्तगाली था, जो 1498 में यानी 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ का एक स्थानीय शासक था जमोरिन, और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो गुरु गोविंद जो है वो सिखों के 10वें गुरु हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और 1539 में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, जो प्रथम गुरु थे, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो गुरु गोविंद सिंह थे, खालसा पंथ की स्थापना की थी वो करी थी 1699 में, यानी 1699 ईस्वी में की थी। और इनके द्वारा जो है पाहुल प्रणाली होती है जो सिखों को वीर बनाती थी, स्ट्रॉन्ग बनाती थी, उसको बोला जाता है। और इसके बाद इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु पद है वो समाप्त कर दिया था, और गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने प्रमुख रूप से अंतिम रूप दिया था, और गुरु के स्थान पर उसे ही प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार कुल टोटल 10 गुरु हुए थे, ये आप लोग को याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पटना से थे, बिहार से। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिख गुरु की जो अमृतसर शहर है वो गुरु रामदास ने उसकी स्थापना की थी, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रामदास ने स्वर्ण मंदिर बनाया था, जबकि महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो स्वर्ण है वो स्वर्ण की चादर उन्होंने लगवाई थी। ये आप लोगों की तरह अमृतसर को जो है वो स्वर्ण नदी भी और स्वर्ण शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया था, गुरु हरगोविंद ने, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो गुरु नानक थे उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। और गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान के तलवंडी, यानी अब जो नानका साहिब है वहाँ पर हुआ था 1469 में। ये याद रखना, पहले मैं गलत बता रहा था, 1469 ये करेक्ट है। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिख गुरु के प्रथम गुरु थे, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी, तो वो है तलवंडी, ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, तो आपको बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैसूर राज्य का। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अब मैसूर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टीपू का जो जन्म हुआ वो 1750 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु के बाद ये मैसूर के शासक बने थे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इनके जो पिता थे उनका नाम था हैदर अली, ये आप प्लीज़ आप इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल त्रासदी जो होती है वो 20 जून 1756 यानी 1756 में कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। इसमें क्या था कि काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया था, बहुत सारे ऐसे, स्पेस उसमें कम था और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। ये कुछ इस तरह की घटना थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को पता है, इसके ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, प्रत्यास्थीय। ठीक है, अब इसमें मैं बता देता हूँ, जो अनुप्रस्थ होती है उन्हें ट्रांजियर्स वेव बोलते हैं, और उन्हें अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लैंगिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें ऑप्शन नंबर आपको बताना है, ऑप्शन इसमें है विद्युत चुंबकीय, इसका सही आंसर होगा। एक्स किरणें जो होंगी मैग्नेटिक वेव हैं, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो चुंबे होती हैं यानी मैकेनिकल वेव जो होते हैं, मैकेनिकल वेव इनको बोलेंगे,
यानी यांत्रिक तरंगे वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक अनुप्रस्थ यानी ट्रांजियोर्स वेव, और दूसरी होती हैं लैंगिट्यूडनल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य वेव, ठीक है। और इनका काम होता है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनकी मदद ली जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ आप इसको याद कर लें। जैसे एक्स किरण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में ही दोलन उत्पन्न करती है, मीन्स रोटेट होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, एक्स किरणें, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट आपको पता है, तो डेसिमल इसका सही आंसर होगा। अब ध्वनि की जो तीव्रता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड की, तो वो डेसिमल है, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल डी और स्मॉल बी में, यानी डीबी में, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखें। और जो एक मानक है ध्वनि का, वो है 45 डीबी से 55 डीबी तक, इतना याद रखेंगे। और रॉकेट इंजन की जो डीबी होती है यानी डेसिबल होती है, वो 180 से 200 तक होती है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। डेसिमल जो होती है 180 से 200 तक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8। डेसिमल क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें ऑप्शन है एक संगीत वाद्य, शोर तरंग दैर्ध्य, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर का एक मापदंड। तो ध्वनि स्तर का एक माप है, यानी एक यूनिट है ध्वनि स्तर को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमान स्तर कितना होता है, ठीक है। जो अनुमत स्तर होता है वो कितना होता है, जो शोर होता है, बस इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका है 45 डीबी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ठीक है। जो ध्वनि है उसका जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करेगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, तो वो तारत्व निर्भर करेगा आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका एक कारण ये भी है कि ध्वनि जो है मोटी और पतली सुनाई देती है, तो उसका एक रीजन है तारत्व का। और यदि तारत्व की उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो तारत्व बढ़ने के साथ ही ध्वनि पतली हो जाती है। यानी जितना तारत्व बढ़ेगा आवाज़ उतनी पतली होगी, तारत्व जितना कम होगा आवाज़ उतनी मोटी होगी। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसलिए शेर का जो तारत्व होता है वो हमेशा कम होता है लायन का, इसलिए उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड तरीके से सुनाई देती है। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। प्रकाश, जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है, कि आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। थैंक यू।